क्या 2024 की लड़ाई राष्ट्रीय जरूर थी, लेकिन इसे मोदी बनाम क्षेत्रीय शत्रुओं के तौर पर देखा जाना चाहिए? क्या राजस्थान में अशोक गहलोत, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा, यूपी में अखिलेश और बिहार में तेजस्वी से लेकर महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, स्टालिन जो खेल कर पाए वो उत्तराखंड में हरीश रावत करने से चूक गए और ये जिम्मेदारी गणेश गोदियाल को निभानी पड़ी? दोस्तों नमस्कार, चुनाव अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। 2024 की महाभारत अब अपने 7वें चरण यानी चक्रव्यूह का 7वें चरण में अब बीजेपी यानी सत्ताधारी दल और उनके सहयोगी और कांग्रेस और उनके सहयोगी विपक्षी अब 7वें चरण के चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहे हैं। इसी चक्रव्यूह को फतेह कर जो बाहर निकलेंगे वो विजेता होंगे और ये देखना पड़ेगा कि इस चक्रव्यूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो क्षत्रप हैं, जो क्षेत्रीय लड़ाके हैं, उनसे किस तरह से मुकाबला करते हैं। क्योंकि 2024 के पूरे चुनाव को यानी 6 चरणों की तस्वीर को आप देखेंगे और 7वें चरण पर भी नजर डालेंगे तो आपको एहसास होगा कि चुनावी लड़ाई राष्ट्रीय जरूर थी, लेकिन इसे राज्य दर राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सियासी शत्रु बदल बदल कर लड़नी पड़ी है। अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो वहां भले विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत हार गए हों, लेकिन पूरी चुनावी व्यूह रचना अशोक गहलोत और सचिन पायलट के कंधों पर ही रही। और अब यह कहा जा रहा है कि 7 से 8 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के साथ चुनावी लड़ाई में जूझ रही है। ये वो राज्य है जहां पिछले 2 चुनाव में 2014 और 2019 में बीजेपी ने 25 में से 25 सीटें जीतने का कमाल दिखाया था। इसी तरह की लड़ाई हरियाणा में भी लड़ी जा रही है। छठे चरण में हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और आप बखूबी जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी सुनामी हरियाणा में चली कि 10 की 10 सीटें बड़े अंतर से बीजेपी ने जीत ली थी। लेकिन इस बार जिस तरह कांग्रेस ने समय रहते पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की कमान सौंप दी और पूरी चुनावी व्यूह रचना, टिकटों से लेकर के चुनावी लड़ाई की मोर्चेबंदी सब कुछ उन्हीं के अनुसार हुई। एक सिरसा की सीट जरूर उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी कुमारी शैलजा के लिए छोड़ी, बाकी 9 लोकसभा सीटों पर किसको कैसे और किस मुद्दों पर लड़ाना है ये सब कुछ हुड्डा ने तय किया। यानी क्षेत्रीय क्षत्रप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां लोहा लिया है और यह कहा जा रहा है कि 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुकाबला वहां 2019 जैसा एक तरफा अब नजर नहीं आ रहा है। इसी तरह लेकिन अगर आप उत्तराखंड में आएंगे तो आप देखेंगे कि हरीश रावत कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं और 2002 के पहले विधानसभा चुनाव, 2004 के पहले लोकसभा चुनाव यानी राज्य बनने के बाद से हर चुनाव दर चुनाव हरीश रावत भले कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रहे हों या न संभाल रहे हों, लेकिन चुनावी व्यूह रचना उन्होंने ही बनाई और उन्हीं के इर्द गिर्द बनाई गई। लेकिन 2024 का ये पहला चुनाव ऐसा था जब हरीश रावत ने बेटे वीरेंद्र रावत को आगे कर खुद को सारथी की भूमिका में पीछे कर लिया और वो छत्रप वाली भूमिका से हट गए और चुनावी व्यूह रचना में जिस तरह पौड़ी लोकसभा सीट पर गणेश गोदियाल ने अनिल बलूनी के मुकाबले लड़ाई को गढ़वाल बनाम दिल्ली या गणेश गोदियाल बनाम दिल्ली की लड़ाई कर दिया और जिस अंदाज में चुनाव लड़ा ये महसूस कांग्रेस के कॉरिडोर्स के भीतर भी हुआ कि अब 2027 को लेकर कांग्रेस के भविष्य का नेता गणेश गोदियाल है। अब हरीश रावत रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हरीश रावत उस क्षेत्रीय क्षत्रप की भूमिका में नजर नहीं आए जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा या दिल्ली में फिर जिस तरह से केजरीवाल लोहा लेते नजर आ रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मिलकर जिस तरह की चुनावी रचना पीडीए के जरिए की है वो बताती है कि उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद बीजेपी को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 2019 में बसपा और सपा के गठबंधन ने बीजेपी को 62 सीटों पर रोक दिया था और राम मंदिर निर्माण के बाद जब सपा और बसपा का मेल नहीं हो पाया और सपा और कांग्रेस साथ आई तो जो बीजेपी के रणनीतिकार थे वो ये मानकर चल रहे थे इस बार 72 यानी 2014 की लड़ाई को तो कम से कम बीजेपी दोहरा ही पाएगी और उससे भी बेहतर कर सकती है। लेकिन अब जिस तरह अखिलेश यादव ने वहां पत्ते फेंटे हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश में कड़ा मुकाबला है, यानी वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय नेतृत्व के मुकाबले अखिलेश यादव के क्षेत्रीय क्षत्रप वाले चेहरे से ही मुकाबला करना पड़ा है। और इसी तरह की लड़ाई पड़ोसी राज्य बिहार में भी नजर आती है।
है, जहां 40 लोकसभा सीटों में से 39 लोकसभा सीट 2019 में एनडीए यानी बीजेपी 17 पर चुनाव लड़ती है और 17 सीटें जीतती है। और उसके बाद तेजस्वी यादव की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाती है, एक सीट कांग्रेस को जरूर मिलती है। उसके बाद चाहे फिर जेडीयू नीतीश कुमार की और पासवान यानी कि चिराग पासवान की पार्टी सीटें जीतती है, यानी कि एक सीट का नुकसान मात्र बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को होता है। लेकिन इस बार वहां तेजस्वी यादव ने अकेले अपने बूते, क्योंकि वहां कोई दूसरा राष्ट्रीय चेहरा नजर नहीं आ रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले, सिर्फ तेजस्वी यादव हैं जिनके मुकाबले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में उतर करके वैसी ही व्यू रचना बनानी पड़ रही, यानी क्षेत्रीय क्षत्रप है जो राष्ट्रीय चेहरे को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़े चेहरे को चुनौती दे रहा है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, आपको झारखंड में जेल में भले हेमंत सोरेन गए हों, लेकिन हेमंत सोरेन जेल में है, यही वहां बड़ा मुद्दा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां उसी से जूझना पड़ रहा है। 3 स्टेट जिन्हें 2024 की लड़ाई का स्विंग स्टेट कहा जा रहा है, फिर चाहे महाराष्ट्र की बात करिए, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा सियासी राज्य जहां 48 लोकसभा सीट है, पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीट और बिहार जहां 40 लोकसभा सीट, ये 3 ऐसे राज्य हैं। बिहार की बात हमने जरूर की है, लेकिन अगर आप बिहार के बाद यानी वहां तेजस्वी यादव का चेहरा है, तो जब आप बंगाल में दाखिल होंगे तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वही खड़ी हैं, यानी एक और क्षेत्रीय क्षत्रप है जिनसे लोहा लेना है। क्योंकि बीजेपी बखूबी जानती है कि अगर उत्तर भारत यानी हिंदी पट्टी में उसे कुछ नुकसान भी होता है, तो बंगाल की वो पॉलिटिकल वो उर्वर जमीन है जहां वो ताकत ज्यादा बटोर सकती है, पहले से ज्यादा बटोर सकती है, इसलिए लड़ाई भी वहां बहुत भीषण है। आप बखूबी जानते हैं कि 2014 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में मात्र 2 लोकसभा सीट जीत पाती है, लेकिन 2019 में जब 5 साल बाद चुनावी लड़ाई मोदी बनाम ममता होती है, तो हम देखते हैं कि बीजेपी 18 सीटों पर चुनाव जीतती है और ममता बनर्जी 22 सीटों पर, 4 सीट मात्र का अंतर रहता है। और इस बार बीजेपी बहुत होपफुल है, बहुत उम्मीदें हैं बीजेपी के रणनीतिकारों को कि पश्चिम बंगाल में वो 18 से ऊपर जाएंगे, जबकि ममता बनर्जी और विपक्ष के नेताओं का यह दावा है, हालांकि वह इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन रणनीति यही है कि ममता बनर्जी एक क्षेत्रीय क्षत्रप के तौर पर बीजेपी को वहां कमजोर यानी 2019 के मुकाबले और कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी दिल्ली के तख्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार काबिज होते हैं, कितनी बड़ी ताकत लेकर काबिज होते हैं या नहीं हो पाते हैं, उसका एक बड़ा फैक्टर स्विंग स्टेट के तौर पर बिहार के बाद पश्चिम बंगाल होने जा रहा है, वहां के नतीजे होने जा रहे हैं। तीसरा जो बड़ा स्विंग स्टेट है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हम जानते हैं कि 2019 की लड़ाई में 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और शिवसेना तब अविभाजित होती थी, दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो 41 लोकसभा सीटें वो जीतते हैं। एक नवनीत राणा निर्दलीय सांसद भी उनके सपोर्ट में आते हैं, यानी 48 लोकसभा क्षेत्रों में से 42 सीटों पर बीजेपी एनडीए का दबदबा कब्जा वहां होता है। लेकिन उसके बाद पूरा महाराष्ट्र का पॉलिटिकल डीएनए चेंज होता है और एनसीपी 2 धड़ों में बढ़ जाती है और शिवसेना 2 धड़ों में बढ़ जाती है। इस बार वहां जबरदस्त वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आप जानते हैं कि शिवसेना असल कौन सी है, ये लड़ाई उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं, तो एनसीपी असल कौन सी है, ये लड़ाई शरद पवार लड़ रहे हैं। यानी 2 क्षत्रप हैं वहां पे, 2 क्षेत्रीय बड़े चेहरे हैं शरद पवार उद्धव ठाकरे के, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोहा लेना पड़ रहा है। क्योंकि वहां एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो या फिर दूसरे नेता यानी अजीत पवार हो, शरद पवार के भतीजे, वो उस तरह से बीजेपी के लिए मददगार साबित नहीं हो रहे हैं। यानी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां भी 2 क्षत्रपों से लोहा लेना पड़ रहा है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से। तो ये 3 स्विंग स्टेट और यहाँ के क्षत्रप ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोहा लेते नजर आते। तो आप अगर पूरे लोकसभा चुनाव को देखेंगे, इस 7वें चरण में, इस 7वें चक्रव्यूह के 7वें चरण में जब सियासी दल प्रवेश कर रहे हैं, तब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय चुनाव होने के बावजूद इस चुनाव में न 2014 और न 2019 जैसी कोई लहर है, न 2014 में जिस तरह यूपीए के खिलाफ माहौल बना था वैसा इस चुनाव में मोदी के खिलाफ माहौल भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन 2019 में पुलवामा के बाद जो राष्ट्रवाद का ज्वार उठा था, यानी जो पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पक्ष में जो माहौल था, इस बार उनके पक्ष में इस तरह का माहौल भी गायब है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो लड़ाई अलग अलग राज्य यानी राज्य दर राज्य बीजेपी को, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षत्रपों से लोहा लेना पड़ रहा है। लेकिन जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो कई राज्यों में कांग्रेस के क्षत्रप हैं, चाहे हुड्डा हो, चाहे अशोक गहलोत हो या दूसरे नेता हो, वो लोहा लेते नजर आते हैं। चाहे कर्नाटक में जिस तरह से हम डीके शिव कुमार की और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की बात करते हैं, उस तरह का करिश्मा
उत्तराखंड में पहले फेज में 19 अप्रैल में वोटिंग हुई थी, लेकिन वो करिश्मा करते हुए यहाँ हरीश रावत जैसे दिग्गज नेता नजर नहीं आए और न ही उनके जो सहयोगी रहे, उनके जो साथी हैं कांग्रेस के, चाहे फिर यशपाल आर्य हो, प्रीतम सिंह हो, दूसरे नेता नजर नहीं आए। हाँ, ये अलग बात है कि गणेश गोदियाल ने जरूर अपने स्तर पर अपने दमखम से बिना पार्टी की बहुत मदद के बीजेपी की सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली गढ़वाल सीट पर अपने तरीके से चुनावी व्यूह रचना में मुकाबला करने की कोशिश जरूर की है। और गणेश गोदियाल की सियासत को चुनाव के बाद भी आप देखेंगे तो किस तरह वो शत्रप के तौर पर उभर रहे हैं, क्षेत्रीय नेता के तौर पर उनका उभार देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में रायबरेली अमेठी की तरफ कैंपेन में जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि पिछले हफ्ते पौड़ी में और उत्तरकाशी में, इन जिलों में जो बारिश के चलते, अतिवृष्टि के चलते, बादल फटने के चलते कई गांवों में नुकसान हुआ है, तो गणेश गोदियाल उत्तर प्रदेश से पंजाब, जहां उन्हें स्टार कैंपेनर बनाया है, वहां जाने की बजाय वो सीधे पहले पौड़ी गढ़वाल जिले में, अपने जिले में पहुंचकर उन प्रभावित गांवों तक पहुंचते, उन लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। ये गणेश गोदियाल की सियासत क्या कहती है? यानी गणेश गोदियाल जानते हैं कि हरीश रावत जिस तरह से सियासत में पीछे होते नजर आ रहे हैं, यानी बैकफुट पर जाते दिखाई दे रहे, उसके बाद जो कांग्रेस में एक बड़ा सा वैक्यूम बन रहा है, यानी कि नेतृत्व का जो एक मौका उनको नजर आ रहा है 2027 को लेकर, ऐसे समय में खास तौर पर जब 2016 में 18 मार्च को कांग्रेस में बड़ी टूट, यानी कि एक तरह से गढ़वाल के कांग्रेस के धड़े में एक बड़ी टूट होती है और सतपाल महाराज से लेकर विजय बहुगुणा से लेकर हरक सिंह रावत जैसे दिग्गज उस वक्त चले जाते हैं, वो वैक्यूम कहीं ना कहीं गणेश गोदियाल को नजर आता है। और यही वजह है कि वो भले चाहे यूपी में हो, चाहे पंजाब की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन जब उन्हें लगता है कि पौड़ी गढ़वाल में कहीं कोई दिक्कत है तो वो लोगों के बीच पहुंचकर एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। खासतौर पर तब जब अनिल बलूनी फोन से डीएम से बात करके हालात जानते हैं और सतपाल महाराज अपने प्रतिनिधि को भेज करके हालात का जायजा लेते हैं, तब गणेश गोदियाल ग्राउंड पर उतरते हैं। यानी कि एक तरह से उत्तराखंड एक नए क्षेत्रीय शत्रप के उभार के तौर पर इसे देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के पूरे चुनाव के सिनारियो को आप देखेंगे तो जब कोई लहर न पक्ष में न विपक्ष में नजर आ रही है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ब्रांड मोदी ने राज्य दर राज्य अलग अलग क्षेत्रीय शत्रप से लोहा लिया है। और यह बेहद देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश, तेजस्वी, ममता और उद्धव और शरद पवार जैसे शत्रप हैं, या फिर हरियाणा में कांग्रेस के शत्रप हुड्डा हैं, ये किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकते हुए नजर आते हैं। इसी पर निर्भर करेगा 4 जून का नतीजा। यही बताएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं या फिर वो शपथ लेने से चूक जाते हैं। धनुष हुड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।